कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे अनुभव पॉडकास्टिंग चैनल पर शहर की एक बहुत अजीम शख्सियत हम लोगों के बीच हैं। बहुत सारे लोग उनको कई तरह से जानते हैं। कई लोग उनको जानते हैं कि वो तोड़ फोड़ करने में माहिर रहे। हम लोग इस तरह जानते हैं कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ी। He has struggled his way on the people who were coming in his path or otherwise also. They are बहुत नोटेड पत्रकार रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के। अब गुजराई हैं शरद प्रधान जी, बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत मुकदमे उनके PIL के, वो 2 चीफ सेक्रेटरीज अखंड प्रताप सिंह और नीरा यादव के खिलाफ उनकी PIL पर इन लोगों को सजा हुई और उनका कैरियर डिमोलिश हुआ। उन्होंने PGI में BB सेठी जिन्होंने स्थापना की थी, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का अभियान था वो उनको भी जेल तक छोड़ के आए। सहारा इंडिया का जो करप्शन था उसको भी उन्होंने अपनी तरह से उजागर किया। और तो और जिस अखबार में काम करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके मालिक बेनेट कॉलविन को भी इन्होंने चैलेंज किया गलत बात के लिए और उसमें बहुत सक्सेसफुली उन्होंने अपनी पूरी माइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लगा दी इस शर्त के खिलाफ। बर्खास्त कर दिया, मुकदमा किया, लेकिन शान से उनके सीने पर दाल डलते हुए ही कंटिन्यूड ऑन द कोर्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोंकीज इयर्स। नाउ दैट इज ऑल हिस्ट्री। हम लोग शरद के बहुत इंस्पायरिंग लाइफ को अब एक तरह से उनसे हमने अनुरोध किया है कि जो 60+ की जो लाइफ वो लीड कर रहे हैं उसमें जो उनकी बहादुरी थी वो कैसे कैसे चल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ के और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के, जिंदगी के जो किस्से हैं उनको उनके साथ शेयर कर रही हैं रूपाली चंद्रा जी। रूपाली चंद्रा जी और शरद जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। इससे पहले कि रूपाली टेक ओवर करें अरविंद, मुझे आपको ये कहना बहुत जरूरी है कि प्लीज पहली चीज तो जो 60+ होने की वजह से जी लगा दिया आपने, उसको वापस ले लीजिए। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे जी लगाया जाए, क्योंकि पहली चीज मेरा मानना ये है कि इट इज ऑल इन द माइंड। तो 60+ तो सोचना ही नहीं चाहिए, तभी आदमी आगे की जिंदगी जी सकता है। यस भाई, प्लीज जी। हाँ, वेलकम शरद। ये जो जर्नलिज्म का पूरी दौर है और इतने साल का तो इतने छोटे से समय में बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी अनुभूतियां और ऐसी यादें जो आपको बार बार एहसास दिलाती हैं कि आपने सही प्रोफेशन को चुना और सही रास्ते पे आपने हमेशा चला है, उसके बारे में कुछ साझा करें। वेल वाली, मैं तो जो है हर मोमेंट को जीता और मैं मोमेंट को ही जीता। मेरा उसूल ये है कि नेवर लुक बैकवर्ड्स, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड नेवर थिंक कि आप 60 के हो गए, 60 आ गए, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो मैंने तो बहुत साल पहले, पहली चीज तो यह है कि मैंने बहुत साल पहले अपनी एज फ्रीज कर दी थी 39 पे। क्योंकि मैं उसके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि 39 वो जो मैं अपनी वाइफ को जिसकी लॉजिक देता था कि भाई देख, अंग्रेजी की कहावत है, यू टर्न 40 यू टर्न नॉटी। तो मेरा कहना था कि इफ यू वांट मी टू, तो वो मुझसे कहा करती थी तो तुम्हारा बेटा भी 40 का हो रहा है
तो एटलीस्ट डोंट डू दिस। तो मैंने कहा लेट हिम टर्न 40, लेट माय यंगर सन आल्सो टर्न 40, बट आई विल नॉट, बिकॉज इफ यू वांट मी टू बिकम नॉटी तो मैं 40 का हो जाऊंगा। तो मेरा मानना ये था कि मैं बहुत साल पहले 39 का हुआ था, 40 हो ही नहीं रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। तो वो इट इज ऑल इन द माइंड। जब आदमी ये सोच रहा था कि हाँ हम तो सामने देखा है हमारे बहुत सारे सोचते, बड़ा अफसोस होता है मुझे, वो छूटते ही बोलते हैं कि अरे अब 60 के हो गए, अब तो हर रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए। अरे उन्होंने कहा भैया क्या कोई प्रॉब्लम हो तो टेस्ट कराओ, फिर कोई बात नहीं है कि जरूर कराओ, एज रिलेटेड चीजें होती, बट इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट राइट कि हाय बहुत ठंड लग जाएगी मुझे, हाय मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये चीजें तो इसलिए मैंने तो हमेशा ये किया है। एंड जो मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे हर चीज, हर फेज ऑफ लाइफ डिलाइटफुल लगता है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि मैंने प्रोफेशन जिस पर्पस के लिए चुना था उसमें मुझे बड़ी सक्सेस मिली, मुझे लगता है। राइट। अच्छा, आप खाली राइटिंग में और रिपोर्टिंग के उसमें नहीं रहे, आप तो जब से टीवी शुरू हुआ तो आप टीवी में भी इतना ज्यादा दिखते हैं कि अब आप हमने देखा है कि एक तरह से आप बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टेटस के उसमें आ गए, लोग आपके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं और वो करते हैं। तो कैसे आपने इसको संभाला दोनों चीजों को, प्रिंट के लिए रिपोर्टिंग प्लस टीवी और न्यूज चैनल्स के? देखिए, जब ये हम लोग की जनरेशन का एक बड़ा भारी एडवांटेज रहा है, टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ उसके हर दौर में हम रहे। राइट, यस। जब हाथ से अखबार छापा जाता था, वो भी देखा हमने जी। टाइपराइटर्स पे काम करा करते थे। हाँ। ऐसा लगता था कि दफ्तर में बैठे हुए हैं नेशनल हेराल्ड में किसी जमाने में, तो ऐसा लगता था कि लोग बाहर से कोई नया आदमी आता था वो सोचता टाइपिस्ट बैठे, हाँ। क्योंकि सब टाइपराइटर्स पे। हाँ। उसके बाद वो दौर था जब हमें खबर बाहर भेजनी होती थी तो टेलीप्रिंटर पे डालना पड़ता था, यहाँ टाइप करते थे, वहाँ बड़ा अच्छा लगता था कि क्या बात है, हम यहाँ टाइप करते हैं वहाँ निकलता। फिर फैक्स आया कि अरे ये तो पूरा का पूरा कागज 1 सेकंड में निकल गया, तो बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। फिर जब इंटरनेट आया तो सबसे पहला मेरा एक्सपोजर इंटरनेट में इस तरीके से हुआ, बिकॉज मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में चला गया था। मैं अच्छा। जो अरविंद ने बताया, जी, जी। मेरी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी का भी मुझे मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं करी है जिंदगी में सिवाय चोरी के। तो वो जो है, तो जब आया तो एक रीडिफ ऑन द नेट स्टार्ट हुआ, जिसको आज आप रीडिफ मेल के नाम से जानते हैं। अच्छा। पहले एक रीडिफ्यूजन एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। तो रीडिफ ऑन द नेट, तो उसके जो एडिटर हुए निखिल लक्ष्मण, वो हमारे पुराने दोस्त थे, वॉल स्ट्रीट वीकली के लिए लिखते थे, तब वो उसके डेप्टी एडिटर थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए भी खबरें लिखो। तो हमने कहा ये तुम्हारी खबर ये जाती कहाँ है, ये इतनी बोले कोई भी लेंथ की कोई फिक्र नहीं, भेज दो। बोले कहाँ जाती है, बोले हवा में जाती है। तो हमने कहा यार ये इंटरनेट, हमने सुना ही ना, नाम ही नहीं, यहाँ नहीं था इंटरनेट, तो हम तो फैक्स करते थे यहाँ से। और वो बॉम्बे से उसको, तो हम बोलते थे कि यार इसको देखे कैसे। बोले ना तुम यूपी वाले हो, तुम लोगों के कहाँ कभी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तुम नहीं अभी कुछ साल वेट करो, जब तुम्हारा इंटरनेट आ जाए तब देखना। तो बड़ा फैसिनेट कि यार हम कुछ लिखते हैं वो हवा में चला जाता है और वो दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया में पढ़ सकते हैं। anyway, फिर देखते देखते इंटरनेट आया, वीडियो शुरू हो गया, और अब तो घर से बैठे स्टूडियो चलता। तब पहले हम जाया करते थे तमाम, जब फिर मेरे को धीमे धीमे, अच्छा मुझे हमेशा से ये था कि जो नई चीज आ रही है यू मस्ट अडॉप्ट दैट इज वन वे टू लिव, कीप यंग, राइट। और ऑलवेज सीखने के लिए माइंड ओपन रखना चाहिए, और उसमें जो है अपने से ये सोच के नहीं चलना चाहिए। जनरली लोग अपने अपने प्रोफेशन में ये समझ लेते हैं कि क्योंकि हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम बहुत सीनियर हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सोचा कि मैं यंगस्टर हूँ और मुझे सीखना है, एवरी डे इज अ न्यू डे। और यंगेस्ट लड़के से भी ऑफिस में कुछ सीखना है तो मैं उससे सीखूंगा, और मैं उसको कह करके कि यार तुमने बड़ा बढ़िया किया, कैसे करते हो। और ये था कि जो भी काम करो सीखो एंड डू इट बेटर देन द पर्सन जिससे आपने सीखा। तब आप में, और कोई काम तो अपना ये था कि अगर जूता भी पॉलिश करना है तो जूता इतना बढ़िया पॉलिश करो कि शू पॉलिशर से बेटर पॉलिश हो, तभी यू कीप लर्निंग। और देख करके ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और ऑब्जर्व से करके सीखना चाहिए। और कभी ये ईगो नहीं होनी चाहिए कि हम तो 30 मार्क खाएं, वो हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि होता है लोग एज के साथ तो सभी ग्रो करते हैं, एज तो भाई नेचर है, हर एक की बढ़नी है एज। लेकिन आपने उस एज में सीखा क्या, वो जो है आपको, मुझे वो डिलाइट देता है कि मैंने, अच्छा आज की डेट में भी नाउ आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60s टेक्निकली, जो कागज के हिसाब से जो एज है, माइंड वाली मेरी नहीं, तो वो 68 है, होने वाली है, बस बहुत कुछ ही मतों में है। बट आई नेवर थिंक दैट आई एम 68। मुझे अगर 20 साल के लड़के से कुछ समझना होता है, मुझे लगता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ यू डू दिस, और बड़ी खुशी से उसको थैंक्स देता हूँ
कई अच्छे रिपोर्टर्स की खबरें पढ़ती हैं ना, यंग लोग कितने बढ़िया काम करते हैं। आजकल सीनियर लोग काम कम करते हैं, यंगस्टर ज्यादा करते हैं। तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ कि तुमने बड़ा अच्छा लिखा है, इसको जस्ट कैन यू गिव मी द सोर्स, में जरा सा इसको मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं उसको लिफ्ट करता हूँ उसकी खबर, उसको थैंक्स देता हूँ। तो तभी, और ये ऐसा प्रोफेशन है कि वेयर यू कैन, जर्नलिज्म में तो यू कैन रियली कीप अ लाइफ। यस, मुझे फॉर्मल वर्किंग करते हुए बहुत साल हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाज एजेस, जो लास्ट बार में पता नहीं कहाँ था। और जिस तरह मैंने बताया इंटरनेट में शुरू किया, तो वो डिजिटल, अब लोग उसको डिजिटल में कोई मीडियम नहीं है इंडिया का जिस पर काम नहीं किया। रेडियो का मुकाबला वो किया, फिर वो टीवी का स्टार्ट हुआ, और टीवी का वो दौर था जब उन्होंने मुझे ईटीवी वालों ने एक प्रोग्राम दे दिया कि दो टूक, तो दो टूक, तो वैसे ही मुझे बीमारी थी दो टूक बात करने की, तो वो और बड़ा सक्सेस हुआ। मैं इंटरव्यूज करता था, और उसमें भी कभी मैंने टाइप तरीके से काम नहीं किया। अच्छा, जैसे किसी का इंटरव्यू करना है तो कभी मैं प्रिपेयर कर नहीं करता था कि क्वेश्चन बना लिया और ना कोई मुझसे अगर पूछे। एक दो चीफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पहले से सवाल करूं, मुझे खुद नहीं पता है, यकीन नहीं, मैंने कहा मुझे एक्चुअली नहीं पता। और मैं क्या करता था कि जब मैं स्पॉन्टेनियसली जब पहुंचता था इंटरव्यू, जब जैसे ही पहुंचे स्टूडियो में, बस एक जाते टाइम जो 15 मिनट का जो ड्राइविंग टाइम होता था उसमें मैं सोच लेता था कि मैं ये लाइन पे चल रहा है, फिर बात से बात में तो उसमें स्पॉन्टेनिटी आती थी, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर पहले से तय कर लिया है सवाल ये तो इंटरव्यू फिक्स लगता है, देखने वाले को लगता है ये पहले से सेटिंग है, बेकार है उसका पर्पस। तो उसकी सक्सेस यही हुई। उसके साथ साथ मुझे मिलना शुरू हो गया, जब टीवी में डिबेट शुरू हुई तो टीवी चैनल्स बुलाने लगे, तो भरमार हो गई। एक स्टेज ये थी कि मुझे बैक टू बैक करने पड़ते थे प्रोग्राम्स, फिर बहुत इलेक्शंस होने लगे उनमें एज एन एक्सपर्ट। तो आज मैं यूट्यूब में अपना प्रोग्राम्स करता हूँ। तो टीवी जो आपने किया, तो टीवी डिस्कशंस में तो आपने बिल्कुल निर्भीक होके और पूरी तरह से जो गलत है उसको गलत कहा, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल। प्रिंट में भी आपने जब भी लिखा तो इसी तरह से कि बिल्कुल, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है रिपोर्टिंग में खास तौर से, क्योंकि गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि आपको तो हर कदम पे खतरा है। और ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको धमकियां भी मिली होंगी और गालियां भी मिली होंगी और जाने क्या क्या सुनना पड़ा होगा। इसको सबको आपने कैसे एक फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए कैसे फेस किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि थ्रेट्स दी गई, ये मतलब छोटी मोटी थ्रेट्स नहीं होती थी। अच्छा। स्पेशली ये जो अभी अरविंद ने बताया कि ये दो चीफ सेक्रेटरीज के जब मैंने पीआईएल करी सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों ने मतलब सब कुछ सारे हथकंडे अपनाए। अच्छा। पहले कोशिश करी, चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने बुला के मुझे समझाने की कोशिश करी कि अखंड प्रताप सिंह वाली जो रिट थी वो दोनों बनाए हुए उन्हीं के चीफ सेक्रेटरीज थे। अच्छा। तो उनके लिए बड़ी नेचुरली, और उनसे हमारे बड़े अच्छे लव हेट रिलेशनशिप थी। अच्छा। वो मानते भी बहुत थे, और उस आदमी में बड़ी कुछ तारीफें भी उनकी बड़ी थी। तो उन्होंने बुला के कोशिश करी समझाने की कि भाई ये सब छोड़ दो। तो हम उनको पार्टिंग शॉट हम उनको ये देखे आए, हमने कहा मुलायम सिंह जी आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन अब इस जन्म में बहुत लेट हो गया है। हालांकि 2003 की बात है। अच्छा। तब भी मैंने कहा कि ये बहुत लेट हो गया है, अगले जन्म में आपकी बात जरूर होनी। हम चले आए, लेकिन उस शख्स की तारीफ ये कि उसके बावजूद भी रात के 11:30 साढ़े 11 बजे थे, उन्होंने अपने घर बुलाया था, मुझे वो अपने पोर्टिको तक छोड़ने आए। जो आजकल के तो जमाना बहुत बदल गया है। आजकल आप जब खिलाफ लिखिए तो वो दुश्मनी हो जाती है। पहले के पॉलिटिशियंस में एक्सेप्टेबिलिटी थी मीडिया की, कि हाँ भाई मीडिया का काम है, मीडिया का काम चमचागिरी करना नहीं है, कोई भांड थोड़ी ना है मीडिया। चाटुकार जो दरबारी होते हैं, दैट इज नॉट मीडिया। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में वैसे हो गया। मेरा तो शुरू से मानना यह था, इसीलिए इस प्रोफेशन में आया था, कि गलत चीज के खिलाफ लिखना, गलत की चीज के खिलाफ आवाज उठानी, और वही मैं आज तक करता हूँ। उस स्पिरिट को चेंज नहीं होने दिया मैंने, क्योंकि ये जो थ्रेट्स मिलती थी, जब इन लोगों ने मतलब इस तरह की भी थ्रेट्स थी मेरे खिलाफ। बहुत बड़ी, अखंड प्रताप सिंह के दामाद इनकम टैक्स कमिश्नर थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे मेरे बड़ी भारी इन्वेस्टिगेशन करी जो कि बहुत बड़े बड़े रईसों के खिलाफ होती है। तो सडनली मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया था विदाउट हैविंग एनी मनी अंदर। तो बैंक वाला भी मार के था, क्योंकि वहां पर भी सब जांच हुई, बड़ी भारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो नॉर्मली उन लोगों के खिलाफ होती है उस सेक्शन में आईटी के, कि जिनका एक सस्पेक्टेड इवेजन 1 करोड़ रुपए का टैक्स होता है,
तो हमारी तो आगे की और पीछे की पुश्तें मिला करके भी 1 करोड़ का टैक्स इवेजन पॉसिबल नहीं था। बहरहाल करी गई और पूरा यूपी में यहाँ हेडक्वार्टर में 6 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होते थे इन्वेस्टिगेशन विंग में, 4 मेरे खिलाफ लगाए गए। आई फेस्ड एवरीथिंग और निकला। हमने कहा मैं कर क्या लेगा, हमने कोई चोरी डकैती तो करी नहीं, हमको पकड़ोगे क्या, अपना टाइम वेस्ट कर रहे। और उल्टा ही फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट करी, फिर सीबीआई इंक्वायरी उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो गई खंड प्रताप सिंह। अच्छा। वो जेल गया और वो जितने थे इन्वेस्टिगेशन करने वाले वो सब बैठ गए। तो उसके बाद मेरी गाड़ी पे गोलियां चलवाई नीरा यादव के टाइम में, बुलेट्स फायर करिए कि डराने के लिए, मारने के लिए नहीं करिए। वो नहीं था गाड़ी, गाड़ी कोई और चला रहा था। तो नंबर बड़ा फेमिलियर, मुझे बड़ा शौक था नंबर 1 की गाड़ी रखने का। तो नंबर 1 की गाड़ी उन्होंने आइडेंटिफाई करके और बुलेट्स 5 बुलेट्स गाड़ी में पियर्स करी, सारी नीचे की तरफ, उसमें मारने का इंटेंशन नहीं था। तो बेचारा जो चला रहा था और खाली तो मैंने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी। अरे भाई जो डरने वाला आदमी वो बुलेट तो डराने के लिए या तो मारने के लिए करता, डराने के लिए आप उस आदमी को डरा रहे हो जो अगर डरता होता तो करता ही क्यों। तो खैर इस तरह की चीज, धमकी की बड़ लड़के को किडनैप कर लिया जाएगा, वाइफ को मरवा दिया जाएगा, उस रन कर वो गाड़ी से आती जाती थी पी जाए तो गाड़ी ट्रक से ओवररन करा देंगे, इस तरह के फिल्मों में देखते हैं। लेकिन कभी भी, एंड थैंक्स टू माय वाइफ आल्सो, कि शी वाज नेवर काउड डाउन बाय ऑल दिस। ना वो डर नाम की चीज जो है वो हमने अपने मरहूम फादर से सीखी थी कि कभी जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। और जब आप कोई सही काम के लिए लड़ रहे हैं तब तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने जब भी सोचा, थोड़ा आता था, हमेशा सोचा आता है, अरे फैमिली है, कल बच्चे को किडनैप कर ले, वाइफ मरवा दे, जो इस तरह के लोग थे। ये मैं कई हमारे जो वेलविशर आईएएस ऑफिसर्स थे वो कहते थे, यू डोंट नो यू आर प्लेइंग विद फायर। ये बहुत गिरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ये कहा जाता। उन्हें ठीक है यार, फेस करेंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे कदम कि हम इस डर से बैठ जाए, नहीं तो करते नहीं। अभी हाल में एक डॉक्यूमेंट्री में आपने सुब्रत रॉय सहारा के लिए कुछ किया, तो उसमें भी शायद हमें जहाँ तक ध्यान है कुछ हुआ था। नहीं, वो नेटफ्लिक्स पे जी हमने सहारा के खिलाफ काफी लिखा था डिफरेंट स्टेजेस में, और रॉयटर्स में भी मैंने काम किया, बहुत ही काम किया। संडे में आउटलुक में, संडे ऑब्जर्वर में, संडे में आउटलुक में, मिड डे में, यू नेम द पेपर, एंड डेक्कन हेरल्ड में अभी भी लिखता हूँ, बीबीसी में भी लिखता हूँ। तो नेटफ्लिक्स वालों ने मुझे अपना रॉयटर्स की खबरें देख करके कांटेक्ट किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लंदन से एक टीम आई, उनकी फिल्म प्रोडक्शन टीम। तो उन लोगों से लंबी बातचीत हुई, तो बोले कि हम इस पे स्टोरी कर रहे हैं इंडिया के 4 कॉर्पोरेट रोग्स पे। उनमें विजय माल्या थे, और सुब्रत रॉय थे, नीरव मोदी थे, और एक कोई और था। तो उन्होंने कहा कि हम सहारा वाले पे, वो हमारे साथ बात में बताया। तो हमने कहा कि आपको हम ग्राउंड पे ले चले, एक्चुअल लोकेशन पे, जहाँ लोगों का पैसा इन्होंने किस तरह मारा है। तो मैं ले गया यहाँ से बाराबंकी, सीतापुर, गाँव में क्या कह गया, और वहाँ शूट किया हमने। और उन लोगों से जो इफेक्टेड थे, तो वो सारा उसमें दिखाया नेटफ्लिक्स ने, बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें मतलब इनडायरेक्ट मैसेजेस दिए गए थे, क्योंकि वो तो हमारे नाम से बाद में ये लोग गए उनका वर्जन ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सुना कि आपने शरद खान से बात करी, तो हम आपसे बात नहीं करते हैं। अच्छी बात है। तो कोई गलत चीज अगर हो रही है उसके खिलाफ आप विदाउट एनी एजेंडा, अपना एजेंडा नहीं होना चाहिए, आप आवाज जब उठा रहे हैं तो आपको खतरा तब होता है जब आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं उसके जरिए से, उसकी कमजोरी। मैंने देखा है बदमाश से बदमाश आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, उसकी कमजोरी, जेन्युइन कमजोरी जो आपको पता है, आप उसकी आंख में आंख डाल के शालीनता से उससे सवाल करें तो उससे बड़ा डेवास्टेशन उसका नहीं। और मैंने किया है, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स के साथ किया है, क्रिमिनल्स के साथ किया है, जो जिनसे लोग नाम से ठहराते हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह, और हमने उनसे डायरेक्टली पॉइंटेडली सवाल करे हैं, और कुछ हमारा नहीं। कई मिनिस्टर्स हैं ऐसे जिनकी उनकी कमजोरी के बारे में, उसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं होता था, और ये उनको मैसेज चला जाता था कि भाई ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको ये हकीकत है। तो बहुत दफे क्या होता है, बड़े बड़े लोगों की कमजोरियां जो है लोग जानते थे लेकिन कोई बोलता नहीं। उसमें कल्याण सिंह के साथ इस तरह का एनकाउंटर हुआ, मुलायम सिंह के साथ, तो बड़े अच्छे से बोलते थे, लेकिन ये ठीक है कि वो आपसे अंदर अंदर खफा होते थे, लेकिन वो कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जर्नलिस्ट को एक एडवांटेज होती है कि आप सच बोलिए, स्टिक टू ट्रूथ,
विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा। Right. तो अगले के समझ में नहीं आता आपका करे क्या। मैंने देखा ठंड में संडे स्टूडियो में बैठे हो पसीना आ जाता है, तो वो आपकी सक्सेस है। लेकिन आप उसको ये ना करें कि आप झगड़ा करने बैठे, हम दुश्मनी करने आए। तो आई डोंट थिंक उसमें कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम आती है तो आप फेस करिए। जैसे अरविंद ने बताया, आई फॉट अ लॉन्ग बैटल विद टाइम्स ऑफ इंडिया पीपल, बट आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। तो शायद अगर मैं कंटिन्यू करता तो एडिटर बन गया होता, लेकिन दैट वुड नॉट हैव बीन माय गोल। राइट। मैं उससे कहीं ज्यादा काम करता रहा, अचीव कर लिया, अपनी प्रोफाइल डिफरेंट होती गई। तो उसमें आदमी को कभी भी अच्छा, और ये नहीं करना चाहिए कि हाय अब हो गया हम क्या करें। नो, ऑलवेज लुक। मेरे अब किसी भी आदमी का मैं चीफ रिपोर्टर था और मेरे को निकाल दिया गया, और कोई मतलब मेरा जो डिसमिसल था वो शायद ही किसी और जर्नलिस्ट का हिंदुस्तान में हुआ उस तरीके से। मेरा डिसमिसल ऑर्डर अखबार में छपा था, और मेरी चार्जशीट अखबार में छपती थी। उसमें डिस्क्राइब ऐसा किया जाता है जैसे मुझसे बड़ा क्रिमिनल गुंडा कोई नहीं होगा लखनऊ में। बट इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी और माय फैमिली। माय फैमिली, माय सन्स, एल्डर सन स्टेज में था, स्कूल जाता था लमाट में, कि कोई कहे कि स्टिग्मा, और हर अखबार में छपता था, क्योंकि उनके पास मीडिया उसकी एडवर्टाइजमेंट की पावर थी, पैसा खर्च करते थे। लेकिन क्योंकि ये मालूम था, एंड माय वाइफ स्टूड बाय कि नहीं तुमने कोई गलत काम किया नहीं है, लिखते रहे कोई भी। और मैंने देखा, मुझे याद है, मुझसे वहाँ उस टाइम के होम सेक्रेटरी थे एक रस्तोगी, मुझसे बोले कि oh these buggers keep writing all kinds of things about you in the newspapers। मैं कहा मैं sometimes wonder कि लोग बोले everybody knows you यार, सब जानते हैं साले झूठ बोल रहे। तो इससे बड़ा मैं आप कहते, तो ये सब में आदमी को, कमजोर आदमी जो है वो बैठ जाए, हाय मैं क्या करूं, मेरे खिलाफ तो छप गया। अरे भाई जब आपने नहीं किया तो क्यों डरते हो? आप फेस करने को, जो कन्फ्रंट करने को तैयार हो, बोलो कि हम तो उसको आप तभी कर सकते हो जब आपको करेज ऑफ कन्विक्शन हो और सच्चाई आपका आधार। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और हिम्मत ही जो इंसान वही होता है जो सच्चाई के रास्ते चलता है। शरद जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और अनुभव सुनने वालों को भी मजा आया होगा। जरूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।